प्रवीण है वो दीक्षित जी, बोलते हैं। आपको लगता है कि वाकई पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्योंकि हम ये लोग मेरा तो सवाल का भी बॉम्बे जवाब तो ले लीजिए बहुत, दीक्षित जी से। नहीं आपके पास आऊंगा, मेरा आपके सवाल पास का, आऊंगा प्रवीण नहीं दीक्षित मेरा सर। सवाल का है दीक्षित हम जी से। लोग, हाँ, प्रवीण दीक्षित साहब, आपसे सवाल पूछा भी था राजीव पांडे जी ने कि मान लिया 11वीं फ्लोर पे चढ़ भी गए तो वो घर में कैसे घुस जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी गेट होता है, फिर अंदर गेट होता है। और मेरा सवाल ये है कि इन सब से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जिस तरह की घटनाएं उस वीआईपी इलाके में घट रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को थोड़ा सा अपना सख्ती वाला परसेप्शन बनाना होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर क्राइम हर जगह ऐसे माहौल में बढ़ता भी है कई बार, जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा वो छवि और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है, उन्होंने भी पूरी प्रिकॉशन से काम करना चाहिए। जैसे सोसाइटी के अंदर कोई अगर घुस रहा है, आ रहा है, तो उसका पूरी जानकारी अंदर वाले आदमी को होना चाहिए। उसकी परमिशन के बिना कोई अंदर आना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसा अभी ठीक कह रहे थे कि आपने इंडिविजुअल फ्लैट के बाहर भी आपका सेफ्टी दरवाजा है, वहाँ वीडियो कैमरा है, उसके बावजूद आपने जिस आदमी को आप पहचानते नहीं है उसको अंदर कैसे आने दिया? या ऐसा कोई चीज़ है कि जो ऐसा कोई गेट है कि जिस गेट पर वहाँ कोई सेफ्टी दरवाजा नहीं है या वीडियो कैमरा नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने, मैं तो जरूर मानता हूँ कि बाहर अच्छी तरह से पेट्रोलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरत नहीं कि वो रात में ही करेगा, दिन में भी ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी जैसे कहा गया कि सिद्दीकी के मर्डर के समय ये तो 7 साढ़े 7 का समय था, तो हमेशा ही एक अलर्ट ऐसा लोगों ने भी रहना चाहिए और पुलिस ने भी रहना चाहिए, यही मैं कहूँगा। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा कि ये समस्या और ज़्यादा गहराती जाएगी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, इंडिविजुअल सोसाइटी, जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट होते हैं आमतौर पे, से जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं वो लोग उनको रखते हैं, उनको सैलरी वगैरह वो ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या सरकार या फिर पुलिस प्रशासन इस तरह के प्राइवेट सिक्योरिटी के भरोसे किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी को छोड़ दे, या फिर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके एक इंटीग्रेशन होना चाहिए कि ठीक है प्राइवेट सिक्योरिटी रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी पुलिस की भी रहेगी उस पूरे मामले की, एरिया की? देखिए, ऐसा है, आपको पता होगा कि एक पसारा करके एक्ट है, जिसके अंदर ये जो भी सोसाइटी के सिक्योरिटी रहती है उसके मालिक को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसमें जो रूल्स है कि उसको हर साल उन्होंने ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके ठीक से जान पहचान करनी चाहिए, कौन लोग है, क्या लोग, कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन ये होता नहीं है। मतलब एक्ट में तो सब चीजें है, लेकिन जब एक बार परमिशन मिल जाती है, न तो उसके बाद कोई उनको अच्छी तरह से ब्रीफिंग होती है, न उनकी एज चेक की जाती है, न एक एक जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन सलग काम करता रहता है। तो ऐसा जो आदमी रहेगा तो उसमें क्या अलर्टनेस रहेगा? क्योंकि आजकल देखिए, एक तो आदमी मिलना और सिक्योरिटी गार्ड मिलना बहुत ही मुश्किल चीज हो गई है। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि जरूरत है कि हमने ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स लेने चाहिए। और जो गैजेट्स है वो अभी इंटरनेट का वगैरह उसका सहाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए। और सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसका ऑडिट करके अच्छी तरह की सोसाइटी की सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरत है। लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी किसी एजेंट को बोला देती है, किसी को बोलती है कि भाई आप सुरक्षा रखो, लेकिन वो उसके काबिल रहते नहीं है। तो ऐसे लोगों से सुरक्षा रखना और उनके ऊपर भरोसा रखना ये हमारे खुद के लिए डेंजरस चीज है। बिल्कुल। मयूर पारेख जी, यहाँ पे आपको मैं लाना चाहूँगा, चूँकि ये जो प्रवीण सर बता रहे थे कि वाकई वहाँ पे तो बॉम्बे में कई सारी सोसाइटी जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं। सेलिब्रिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि वो लोगों के आकर्षण का केंद्र ज़्यादा रहते हैं। तो जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनको भी कई बार लगता है कि चलो वहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें। तो इस तरह के इलाकों को कुछ विशेष तौर पे चिन्हित करके कुछ अलग रणनीति बनानी होगी क्या? क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटना हो रही है, तो थोड़ा सा सवाल उठता है। देखिए, मुंबई पुलिस की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसके बारे में मुझे जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुंबई पुलिस के पास ये जो कंटिन्यूअस मोबाइल वैन्स जो हैं, जिसके माध्यम से वो लगातार पूरे शहर की गश्त लगाते रहते हैं,
उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस जो है वो नाइट के टाइम पे देखा गया है। हमने ये भी नोट किया है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके गेट पर रजिस्टर रखे जाते हैं और पुलिस के जो गश्त लगाने वाला जो उनका पथक होता है उसे उस सोसाइटी में आकर के अपनी सिग्नेचर करनी होती है, जिसके बाद वो ऐप में भी कन्वर्ट किया गया है। यानी कि उस पुलिस अधिकारी को वो जो क्यूआर कोड होता है उसे अपने मोबाइल से स्कैन करना होता है, जो डायरेक्टली हेड ऑफिस में जाता है और पता चलता है कि ये पुलिस कांस्टेबल इस रास्ते के माध्यम से इतने बजे इस सोसाइटी में आया था और उस समय वो वहां की सिक्योरिटी से भी बात करते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे सब ठीक है या नहीं, गली में सब ठीक है या नहीं। तो मैं एग्जिस्टिंग मुंबई पुलिस की जो मोबाइल सिस्टम है उसके बारे में बिल्कुल ठीक से अवगत है मुझे, और वो इसी के ऊपर अधिक फोकस रखते हैं। ये जो पूरा का पूरा मसला हुआ है, ये हो ना हो, आप देख लीजिएगा, फिर 10-15 दिन के बाद हम डिबेट पर आएंगे, जरूर इसमें कोई ना कोई मिले होने की संभावना है। जिस तरीके से फ्लैट के अंदर का पूरा नक्शा, कहां से जाएंगे कहां से आएंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि ये आदमी पहली बार नहीं आया है। ये बिल्कुल। बड़ा ये आप ऐसे आप इसको ये नहीं कर सकते आप कि नहीं, इसका ये मतलब आ सोसाइटी गए को और देखा है, उस पूरे रास्ते को देखा है और घर को देखा है, घर से वाकिफ है, बच्चा कहाँ सोता है, कहाँ पे जाना है। और मुझे लगता है उसको पता भी था कि लोग पार्टी में जाने वाले हैं, तो शायद उस रात में लोग बाहर थे, फिर बाहर से आए हैं, तो हर हरकत पे नज़र उसने रखी हुई थी। ये यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। किशोर तिवारी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मयूर जो कह रहा है वो इस टाइप की सिस्टम है, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं हो रही है। अभी क्या हो गया है कि लॉलेसनेस ये क्लासिक एग्जाम्पल हो गया है। हाँ, अभी 2-3 डीजीपी या बम्बई के सीपी भी बेचारे सस्पेंड क्या हुए, हाँ डिमोट क्या हुए, फिर जेल में क्या गए, तो ये सब चीजों से पुलिस का डिमोरलाइज हो गए। अब जिस तरीके से ट्रांसफर वगैरह होती है, तो राजू पांडे जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में बहुत वसूली होती है। राजू जी, नए रेट बताऊंगा तो तुम भी चकित हो जाओगे। अभी ये हालात ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को चुस्त दुरुस्त करो, नहीं तो कहीं तुम्हारे बिल्डिंग में ना हो जाए। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर कोई चक्कू लेके जानलेवा हमला कर देता है, स्पाइन में टूट जाता है, नेक पे करता है, हमें सीरियसली लेना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ जिस तरीके के, एक मिनट मुझे बोलने देना। राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगा, राजीव पांडे जी आऊंगा आपके पास। किशोर तिवारी जी अपनी बात खत्म करिए। हाँ। देखिए जिस तरीके क्रिमिनल लोग पॉलिटिशियन के आजू बाजू है, और जिस तरीके बीड में हुआ, जिस तरीके परभनी में हुआ, अमरावती में हो रहा, हाँ अकोला में हुआ, अभी नागपुर में हो गया, ये सब चीजें हमें चिंता करती है। हमारी सरकार थी, निकम्मी थी, लोगों ने हटा दिया हमको। आपको तो हमने अकाउंटेबिलिटी के लिए दिया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी पहले फिक्स करो। वो डीजीपी जो है वहां का, हाँ वो खुद ही क्रिमिनल लगता है, उसको पहले हटा दो वहां से। हाँ हटा दो उसको। दूसरा, यहाँ के सीपी को निकाल दो। और दूसरा, सीएम साहब को ये होम मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। नहीं जमता उनसे। मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल उठेगा, किशोर तिवारी जी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद राजीव पांडे जी से इन सारे सवालों का जवाब लूंगा।